नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा शुक्ला सीजीपीएससी पर। आप सभी को पता है कि हमने एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके सामने लेकर आए हैं आज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट नंबर 1 बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के कुछ और टॉपिक्स, जो है आपके ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल बायोडायवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे इंडिया एज अ बायोडायवर्सिटी नेशन, जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, कुछ रैंक्स है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 36 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं एंड पूरे इंडिया में ऐसे 4 हॉटस्पॉट्स हैं जो डिक्लेयर किए गए। इसके बाद हम कुछ ऐसे टोटल 10 एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है वो होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। सो आज सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायोडायवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स में एक कंसेप्ट है सबसे पहले कि आपको पता होगा कि हमारे जो नेशंस है वो टोटल दो टाइप से डिवाइडेड है। पहला तो है आपका डेवलप्ड नेशन और सेकंड है आपके डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशन यदि मैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्लोब के थ्रू बताऊं तो ये अगर मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ बीच में से गुजरने वाला आपका इक्वेटर है, तो जो ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन है वो आपके नदर्न हेमिस्फीयर पे है। और जो डेवलपिंग नेशन मतलब जो अभी वर्ज पे है डेवलप होने के, जो अभी डेवलप नहीं हुए बट डेवलप नेशन की मदद से डेवलप हो रहे हैं, वो है आपके ज़्यादातर कंट्री आपके सदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है। एंड आपको पता है कि इक्वेटर के बीच में ये वाला जो एरिया है आपका ट्रॉपिकल एरिया जो यहाँ पे है, ये काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच नेशन है। लेकिन यदि मैं बात करूँ नर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपके सदर्न हेमिस्फीयर पे है। बट ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो नर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कैसा है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे एकदम कम है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सो डेवलप नेशन का एक मैसेज है डेवलपिंग नेशंस के लिए कि आप अपनी इकोनॉमी रेस करने के चक्कर में अपनी बायोडाइवर्सिटी को कभी डिस्ट्रॉय मत होने देना। ठीक है, क्योंकि जो गलती उन्होंने भुगती है, जो गलती उन्होंने करी है, उनका नतीजा वो आज भुगत रहे कि उनकी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू आपके डेवलपिंग नेशंस। सो उन्होंने एक कन्वेंशन में एक सजेशन दिया था, एक नोट लिखा था कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोरिच नेशंस आर इन द साउथ विच आर डेवलपिंग नेशंस। इन कॉन्ट्रास्ट द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग बायोडाइवर्सिटी आर नॉर्दर्न नेशंस। सो in the economically developed world, so these nations however have low levels of biodiversity. Thus the developed world has to come to support the concept that biodiversity must be considered as a global resource. यदि आपको डेवलप वाकई में डेवलप होना है, तो उसके लिए आपको आपकी बायोडाइवर्सिटी को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा एंड एज अ ग्लोबल रिसोर्स इसे ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इंडिया क्या सोचता है? इंडिया का मानना यह है कि कुछ कंट्री जैसे ब्राज़ील और साउथ ईस्ट एशियन की जैसे कंट्रीज है, कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके पास इंडिया से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बट उन्होंने उसे प्रिजर्व करना, उन्हें कंजर्व करना उन्होंने सीख लिया है। ठीक है, बट इंडिया अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से जैसे बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जिस पे काम कर रहा है, जिसके थ्रू वो स्पीशीज को कंजर्व करना सीख रहा है। बट एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में जो नेशनल लेवल पे जो बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, मतलब हमारी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो कि अटेम्प्ट करता है टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ऐसे एरियाज जहाँ पे बायोलॉजिकली रिच और बहुत ही नेचुरल एरियाज है हमारे इंडिया के। ठीक है, आपको पता होगा कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हाँ, तो वो मोस्टली आपको पता होगा कि वो मोनूमेंट्स या फिर आपके बिल्डिंग्स उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रक्चर्स है। बट इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज है जो कि आपकी नेचुरल एरियाज है एंड वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका नाम आता है। फॉर एग्जांपल आपका मानस नेशनल पार्क जो भूटान और इंडिया की बॉर्डर के पास है आपके आसाम में। इसके अलावा आपके काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपके आसाम में है, भरतपुर आपकी उत्तर प्रदेश में, नंदा देवी जो आपके उत्तराखंड हिमालयज में, और सुंदरबंस इन द गैंजेस डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल साइट्स है जो ऐसे आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिए गए। इसका मतलब कि इंडिया ये इंपॉर्टेंस जानता है इन एरियाज की, ये कितने ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे नेशनल लेवल के जो काम है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंडिया ने किए हैं। इसके अलावा इंडिया को क्यों हम मेगा डाइवर्सिटी नेशन बोलते हैं?
क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग 50,000 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट है और इसके अलावा 13,000 बटरफ्लाइज की स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ राइस अकेले की, तो राइस आपके 30,000 टू 50,000 वेराइटी ऑफ राइस, ठीक है। उसके अलावा आपके सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टडी पर्पस के लिए जीन बैंक्स के द्वारा कलेक्ट किए गए आपके पास स्टडी पर्पस के 34,000 सीरियल्स एंड एट अ टाइम 22,000 पल्सेस यहाँ पे उगाई जाती है। हमारे इंडिया में 27 इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ कैटल्स है, 40 ब्रीड्स ऑफ शिप्स, 22 ब्रीड्स ऑफ गोट्स एंड 8 ब्रीड्स ऑफ बफेलेस। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस है इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मैमल्स की रैंकिंग की बात करूँ, तो हमारे इंडिया की जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में वो है 8 स्पॉट पे, क्योंकि हमारे इंडिया में टोटल मैमल्स की जो स्पीशीज़ है वो 350 है। बर्ड्स की यदि मैं बात करूँ तो सेम रैंकिंग पे है और आपके टोटल 1200 नंबर ऑफ स्पीशीज है बर्ड्स की। बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स की जो रैंकिंग है वो आपकी 5th है, 453 नंबर ऑफ स्पीशीज है पूरे इंडिया में पाई जाती है रेप्टाइल्स की। एंड एम्फीबियंस की यदि मैं बात करूँ तो ये टोटल आपके 15th रैंकिंग है आपकी इंडिया की और 182 स्पीशीज हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है आपके सामने ही आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है एज अ रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या है। देखिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकली रिच एरिया होता है जो जो काफ़ी पुराना और काफ़ी सारे स्पीशीज़ का एक नेचुरल हैबिटेट होता है। बट एट अ सेम टाइम काफ़ी सारी जो ऐसी स्पीशीज़ है जो वहाँ से क्या हो रही है आपकी एक्सटिंक्ट हो रही है, थ्रेटेंड हो रही है, उसको नुकसान पहुँचाया गया है काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से। तो अब उसको प्रिजर्व करने की एक मुहिम चलाई गई है जिसके तहत उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को क्वालिफाई करने के लिए या फिर उसका जो क्राइटेरिया होता है, यदि किसी की भी स्पॉट को हमको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या ऐसे क्राइटेरिया है जो फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट वहाँ पे 1500 ऐसी स्पीशीज या प्लांट की ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जो अर्थ में कहीं कहीं और नहीं मिल सकती, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज की अगर हम बात करें तो टोटल ऐसी 1500 स्पीशीज वहाँ पाई जानी चाहिए जो अर्थ में कहीं और पाई नहीं जाती हो। और सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट 70% जो वहाँ का प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन है वहाँ पे लॉस्ट हो गया हो, ठीक है। जो पहले से चला आ रहा हो जो नेटिव वेजिटेशन है वो 70% आज तक लॉस हो गया हो, ऐसे एरियाज को क्या करोगे आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करोगे। तो हमारे इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो म्यांमार बॉर्डर और जो लास्ट है आपका सदर्न लैंड जो साउथ ईस्ट एशिया में अंडमान एंड निकोबार के पास में। तो ये 4 ऐसे एरियाज है जहाँ पे 1500 स्पीशीज ऑलरेडी क्या हो चुके हैं आपके कहीं अर्थ में पाए नहीं जाते और 70% उन्होंने अपना जो नेटिव वेजिटेशन है वो खो चुका है। तो ये वो 4 एरियाज है और पूरे वर्ल्ड में ऐसे 36 हॉटस्पॉट है, ठीक है। और कुछ ऐसे हॉटस्पॉट ऐसे भी है जो इन क्राइटेरिया के से काफ़ी ज़्यादा ऐसी क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके सदरलैंड हॉटस्पॉट इन साउथ ईस्ट एशिया की और ट्रॉपिकल एंडीज हॉटस्पॉट इन साउथ अमेरिका, तो ये 1500 स्पीशीज नहीं, ये 15,000 ऐसी स्पीशीज है यहाँ पे जो अर्थ में और कहीं नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है और ये 70% अपना लॉस नहीं किए है, ये लगभग आपके 95% स्पीशीज इन्होंने या फिर प्राइमरी वेजिटेशन इन्होंने लॉस्ट कर चुके हैं जो काफ़ी जो क्राइटेरिया से काफ़ी ज़्यादा है। ये दो हॉटस्पॉट आपको याद रखने चाहिए, जैसे सदरलैंड, ठीक है, और जो दूसरा आपका ट्रॉपिकल एंडीज हॉटस्पॉट जो आपके साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। तो ये था आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या है। तो आज हम आज के कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको ये जो 36 हॉटस्पॉट्स की जो लिस्ट है ये आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा बट हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि 36 हॉटस्पॉट होते हैं, लेटेस्ट में कौन सा डिक्लेयर हुआ है और इंडिया में कितने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। बाकी ये कुछ एरियाज है हमारे इंडिया के, हमारे वर्ल्ड के जो डिक्लेयर हुए हॉटस्पॉट। अब हम बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज एन स्पीशीज ऑफ व्हाट। आपको बताना है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस की स्पीशीज है जो हमारे इंडिया में अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब है नहीं। वो है आपका बैट्स। देखिए फॉक्स यहाँ पे लग रहा है कि ये हो सकता है फॉक्स की स्पीशीज हो, और ऑप्शन में अगर फॉक्स आया तो आप उसको टिक लगा दोगे,
बट ऐसा नहीं है, बैट्स की प्रजाति होती है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द ईयर। देखिए काफी बार आपने सुना होगा कि मुझे जंगल में किसी ने बताया कि चीता दिखा उसे, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1952 में ही इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था हमारे इंडिया में। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि एक्सटिंक्ट हम उसे कहते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में कितने सालों से नहीं दिखा हो, 50 ईयर्स से वो ना दिखा हो, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु propounded द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो ये तो मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू अगर जानना है कि क्या आंसर हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि रेमंड डेसमोन वो व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का टर्म पहली बार दिया था। उसके अलावा वाइटेकर वो पर्सन थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को अल्फा बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी में डिवाइड किया था। इसके अलावा वॉल्टर रोजन वो पर्सन थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। देखिए रेमंड डेसमन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म दिया था और वॉल्टर रोजन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। सो कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो दिया गया था वो नॉर्मन मायरस के द्वारा दिया गया था। ये उनकी पिक्चर यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। टॉलेस्ट ट्री दैट इज नोन ऑन अर्थ इज। सो टॉलेस्ट ट्री जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है सिको, मतलब इसकी स्पेलिंग है SEQUIOA। सो सीको को ही हम रेडवुड बोलते हैं। ठीक है, सो रेडवुड सबसे टॉलेस्ट ट्री माना जाता है इस अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकनिका इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये भितरकनिका जो है आपका पहले नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है, इसको अभी आपने प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। सो दैट इज लोकेटेड इन योर उड़ीसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ एनिमल्स। देखिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि हाइबरनेशन होता क्या है। एक्चुअली हाइबरनेशन वो प्रोसेस होती है जब कोई भी एनिमल इनएक्टिव हो जाता है। जैसे कि किसी एनिमल को ठंड में रहने की आदत नहीं है, तो वो अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से ढाल लेता है, इस तरीके से इनएक्टिव कर लेता है कि उसे ठंड लगेगी भी नहीं और वो उस समय बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा। एक प्रकार से वो उसकी वो परमानेंट या टेम्पररी स्लीप हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बट जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है तो वो वापस अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। सो हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच काइंड ऑफ एनिमल्स। सो आपके बैट्स, बियर्स या रॉडेंट्स। तो इसका आंसर है आपके ऑल थ्री, मतलब बैट्स, बियर्स एंड रॉडेंट्स तीनों हाइबरनेशन प्रोसेस या जो प्रोसेस होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। चलते नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग, ब्लैक नेकेड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लेपर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं चीता तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो बचे आपके तीन ऑप्शंस। तो ये तीनों जो है ब्लैक नेकेड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्नो लेपर्ड, ये आपके तीनों इंडिया में पाए जाते हैं। सो द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। A tree species in Mauritius failed to reproduce because of extinction of which fruit-eating bird। देखिए मॉरिशस में एक पेड़ की प्रजाति है, उन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया एंड नाउ इट इज डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड। वो इस वजह से क्योंकि एक बर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो जिस वजह से उसका रिप्रोडक्शन या फिर उसके जो पॉलिनेशन या फिर जो पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं हो पाया, जिस वजह से वो जो पेड़ है वो एंडेंजर्ड हो गया। सो वो कौन सा बर्ड है जिसके एक्सटेंशन की वजह से ये सब हुआ। सो आंसर इज डोडो। और ये जो बर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कौन सा बर्ड है आपका, डोडो बर्ड। ठीक है, चलते नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वल्चर डेथ। गिद्ध की मृत्यु के लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शंस आर एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डाइक्लोफेनेक सोडियम या पेनिसिलिन। सो द राइट आंसर इज डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो ये वो ड्रग था जो वल्चर की डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है कि हमारे इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हमारे इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है। और रामसर साइट से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, जिसमें हम बात करेंगे आपकी कंजर्वेशन और थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके रामसर कन्वेंशन के बारे में या वेटलैंड्स के बारे में। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।